हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, ये आप सबको पता है कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स लेवी क्यों किया जाता है। तो हम इससे आगे की बात करते हैं कि देखो, इनकम टैक्स को गवर्न करने के लिए यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है एंड दीज कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वहां पे कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स laws. See guys, there are total 4 components. सबसे पहले आपका वहां पे आता है द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वहां पे आपकी डेफिनेशंस दे रखी होती है, किसको टैक्स लेवी किया जाएगा वो दे रखा होता है वहां पे, कौन सी अलग अलग इनकम्स होगी वो वहां पे दे रखा होगा, कौन सी इनकम के अंदर वहां पे कोई लॉस है तो सेट ऑफ हो सकता है। ये सारी चीजें इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दे रखी होती है और ये इनकम टैक्स एक्ट बना था आपका 1961 में। इसके अलावा वहां पे फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे आर रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स 1962, बराबर है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका स्मूथ फंक्शनिंग होगा। डेप्रीशिएशन किस तरीके से कौन से रेट से लगेगा वो सारी की सारी इनकम टैक्स रूल्स में दे रखी है। इसके अलावा वहां पे आपका एवरी ईयर जो इनकम, देखो इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स तो 1961 1962 में बना हुआ है, लेकिन उसको अपडेट रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो एवरी ईयर बजट आता है उस बजट के अंदर वहां पे एक छोटा सा कंपोनेंट रहता है दैट इज कॉल्ड फाइनेंस बिल। और वो फाइनेंस बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास हो जाता है और प्रेसिडेंट का उसके ऊपर वहां पे एसेंट मिल जाता है, तो वो बन जाता है एनुअल फाइनेंस एक्ट, बराबर है। और जो एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है जनरली वो साल में एक बार ही होता है, एक बार ही आता है, लेकिन अगर कोई इलेक्शन ईयर है तो इलेक्शन ईयर में वो साल में आपका 2 बार भी आ सकता है, जैसा कि इस बार हुआ है। तो आप लोगों को जो एनुअल फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा, जो स्पेशली जो जून अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम दे रहा है या नवंबर अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए एनुअल फाइनेंस एक्ट रहेगा फाइनेंस एक्ट 2019। एनुअल फाइनेंस एक्ट नंबर 1 2019 के अंदर जो आपका फैब के अंदर आया था, फैब 2019 के अंदर आया था, पीयूष गोयल जी ने जो बजट पेश किया था उसके अंदर। उसके बाद में जब निर्मला सीतारमण जी वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर बनी तो उन्होंने फिर से जुलाई के अंदर एक वहाँ पे बजट लेकर के आए थे, उसके अंदर पास हुआ था आपका। इसके अलावा वहाँ पे आपका जो लास्ट कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स एक और रहता है आपका, 2 और इनकम टैक्स कंपोनेंट वहां पे रहते हैं, दैट इज नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, बराबर है। कि देखो बजट तो साल में एक बार आ गया, लेकिन अगर बीच में मान लो कुछ अगर ऐसी नौबत आ पड़ी कि लॉ के अंदर कुछ चेंजेस करने का है, तो सीबीडीटी के पास में वहां पे ये पावर होती है कि वो कुछ नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर इशू कर सकती है। और वो नोटिफिकेशन सर्कुलर जो होगा वो वहां पे बेसिकली इनकम टैक्स का ही पार्ट माना जाएगा। लेटर ऑन वो जो नोटिफिकेशन सर्कुलर से पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं, जो भी नेक्स्ट अपकमिंग जो वहां पे सेशन होता है पार्लियामेंट का उसके अंदर, और फिर वो वहां पे पास कर लिए जाते हैं। और जो लास्ट आपका 5th कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ है दैट इज वेरियस जुडिशियल डिसीजंस बाय वेरियस हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, बराबर है। देखो जब कभी भी अपनी फैमिली में भी झगड़ा होता है वहां पे, तो एक फैमिली में एक हायर अथॉरिटी रहती है, बराबर है, कि भाई और बहन के बीच में झगड़ा हुआ तो सबसे पहले मम्मी को अप्रोच करेगी, फिर मम्मी अगर भाई का साइड लेती है वहां पे तो बहन नहीं मानने वाली है, फिर वो पापा को अप्रोच करती है, फिर उसके बाद में पापा अगर किसी एक के फेवर में डिसीजन देते तो जो वहाँ पे दूसरा पार्टी होगा, अग्रीव पार्टी होगा, वो वहाँ पे दादाजी को जा करके अपनी कंप्लेन करेगा। तो इसी तरीके से इनकम टैक्स के अंदर ही वहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट है किसी भी तरह का बिटवीन असेसी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट,
तो फिर वहां पे अपीलेट अथॉरिटीज है अलग अलग, बराबर है, कमीशन ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो ITAT होता है वो, उसके बाद में हाई कोर्ट होता है, एंड देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। तो वेरियस हाई कोर्ट जो है इंडिया के अंदर अपने वहाँ पे, उनके जो डिसीजन होते हैं वो उनके जुरिस्डिक्शनल जो एरिया रहता है, जैसे कि अगर वहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा कहाँ पे, महाराष्ट्र एंड गोवा के अंदर, गुजरात के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। गुजरात हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो गुजरात में अप्लाई होगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो वो लॉ ऑफ लैंड बन जाएगा और वो पूरे हिंदुस्तान को मानना पड़ेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो लॉ ऑफ लैंड हो जाता है। तो सर क्या वो चेंज नहीं हो सकता क्या? किसने कहा चेंज नहीं हो सकता? बिल्कुल चेंज हो सकता है। उसके लिए वो जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। वो पावर पार्लियामेंट के अंदर लॉ ला करके वहां पे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेकर के आ जाए वहां पे और फिर उसको पार्लियामेंट में पास करवा दे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे पार्लियामेंट में लॉ पास करवा के, अमेंड करवा के जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको नलीफाई कर सकते हैं, बराबर है। लेकिन जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वहां पे नलीफाई नहीं होगा, अमेंडमेंट नहीं आएगा, तो इसका मतलब वो लॉ बना रहेगा एज इट इज, बराबर है, और इनकम टैक्स लॉज का एक कंपोनेंट हो जाएगा। सो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉज, बराबर है। पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, एनुअल फाइनेंस एक्ट जो आप लोगों को एप्लीकेबल है दैट इज 2019। ध्यान रखना, जो 2019 एनुअल फाइनेंस एक्ट है जो आपका बेसिकली एक फैब में बजट आया था उसके अंदर, और दूसरा आपका नंबर 1 और नंबर 2 आपका वहां पे जुलाई के अंदर आया था, तो ये आप लोगों को एप्लीकेबल है, बराबर है। इसके जो भी अमेंडमेंट, इसके अलावा बीच बीच में कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर्स भी वहां पे CBT निकाले जो हम डिस्कस करेंगे, वहां पे वो भी अमेंडमेंट्स आपको वहां पे अप्लाई हो जाते हैं। और फाइनली अगर कोई जुडिशियल डिसीजन में वेरियस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो वो भी आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, इसके बाद में हम लोग वहां पे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ के बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज चार्जिंग सेक्शन, बराबर है। चार्जिंग सेक्शन जो है वहां पे आपका सेक्शन 4 क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन 4 क्या बोलता है वहां पे? चार्जिंग सेक्शन 4 बोलता है कि टोटल इनकम, बराबर, मैं यहां पे कुछ टर्म्स बोल रहा हूं उनको ध्यान रखना। टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन is taxable at the rates applicable for assessment year, बराबर है। अच्छा, टोटल इनकम किसकी? टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, बराबर है। अभी यहां पे मैं देखो कुछ टर्म्स मैंने डिस्कस किया। सबसे पहला क्या है? टोटल इनकम तो एक डेफिनेशन आ गया। दूसरा है प्रीवियस ईयर, टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। तीसरा एवरी पर्सन, और चौथा है टैक्सेबल एट द रेट्स एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर, बराबर है। तो ये 4 यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। एक है टोटल इनकम, दूसरा है प्रीवियस ईयर, तीसरा है वहां पे पर्सन, और चौथा कौन सा? असेसमेंट ईयर। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जो डिस्कस करते हैं वो आ जाता है आपका वहां पे प्रीवियस ईयर। आप सबको पता है व्हाट इज प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, बट स्टिल मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा, बट कुछ अलग तरीके से। वहां पे प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है वहां पे। तो देखो, सबसे पहले हम जनरली क्या करते हैं, पहले हम इनकम अर्न करते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। तो ये एक आपका ईयर है जो स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट होता है, राइट, और ये खत्म होता है आपका 31 मार्च 2020 को, बराबर है। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर होगा। सिंपली आपको पता है कि फाइनेंशियल जिस तरीके से होता है, तो ये आपका एक ईयर हो गया। और एक उसके आगे वाला साल जो आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 को और वो खत्म होता है 31 मार्च 2021 को, बराबर है। तो यहां पे 2 साल है, 2 फाइनेंशियल ईयर है। एक फाइनेंशियल ईयर है 2019-20 और दूसरा है फाइनेंशियल ईयर 2020-21, बराबर है। तो हम इस ईयर में इनकम अर्न करेंगे। वहां पे इस ईयर में क्या करेंगे हम लोग? इनकम अर्न करेंगे, और इस ईयर में उस इनकम के ऊपर, जो इनकम अर्न किया है उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे, राइट। तो जिस ईयर में इनकम हम लोग अर्न करते हैं, बराबर है,
वो ईयर आपका वहां पे, वो फाइनेंशियल ईयर है, वहां पे हो जाएगा प्रीवियस ईयर, बराबर है। और जिस ईयर में हम लोग उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं वो हो जाएगा आपका असेसमेंट ईयर, बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जिस ईयर में इनकम अर्न किया जाएगा उसके अगले साल, नेक्स्ट ईयर ही टैक्स पे कर पाएंगे हम। ऑल्दो ड्यूरिंग दिस ईयर भी हम कुछ टैक्सेस पे करते हैं, बट दीज आर कॉल्ड एज प्रीपेड टैक्सेस, जैसे कि एडवांस टैक्स या टीडीएस वगैरह जो होते हैं वहां पे। बट जो फाइनल टैक्स वहां पे लायबिलिटी होगा वो तो इसी साल में पे हो पाएगा। और उस केस में वहां पे ये ईयर हो जाएगा असेसमेंट ईयर, ईयर हो जाएगा प्रीवियस। अभी देखो लॉ में कैसा डेफिनेशन दे रखा है, लॉ में डेफिनेशन दे रखा है। सबसे पहले हम असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन अगर डिस्कस करें सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के हिसाब से, तो वो क्या बोलता है, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स which start from 1st April and ends on 31st March. This is assessment year. A period of 12 months, 12 months, देखो 1st April से स्टार्ट होगा 31st मार्च को खत्म हो रहा है वहां पे, पीरियड ऑफ 12 months which starts on 1st April ends on 31st March. This is assessment year. Then sir, what is previous year? Previous year का मतलब होता है financial year immediately preceding the assessment year. A financial year immediately preceding the assessment year, बराबर है। तो ये आपका असेसमेंट ईयर है, इसके इमीडिएटली प्रेसिडेंट कौन सा जो फाइनेंशियल ईयर है वो हो जाएगा आपका प्रीवियस। ये लॉ में दे रखा है, बट लॉ में जिस तरीके से दे रखा है समटाइम अपने को समझने में दिक्कत हो सकती है। तो आप सिंपली बात समझो कि जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं वो प्रीवियस ईयर होता है, और जिस फाइनेंशियल ईयर में हम टैक्स पे करते हैं मतलब नेक्स्ट ईयर, बराबर, वो असेसमेंट ईयर होता है, बराबर है। अब देखो कुछ ऐसे केसेस भी है जहां पे ये प्रीवियस ईयर, देखो यहाँ पे मैंने जो लॉ के हिसाब से डेफिनेशन बोल रखा है उसके हिसाब से आपका वहां पे डेफिनेशन क्या हो जाता है कि फाइनेंशियली अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, बराबर, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल एंड्स ऑन 31st मार्च। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला, प्रीवियस ईयर में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, बराबर है। तो इन दैट केस वहां पे आपका कहने का मतलब है कि ये जो आपका प्रीवियस ईयर है इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स ऑल्सो, पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। जैसे कि अभी देखो कोरोना का बहुत कुछ चल रहा है वहां पे, बराबर है। तो मार्केट के अंदर वहां पे लेक्चर्स वेक्चर तो इतने हो नहीं रहे, आप लोगों को जितना रिवीजन करवा रहा हो उतना ही मतलब हो रहा है वहां पे। तो बहुत सारा मेरे पास में एक्स्ट्रा टाइम पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया वहां पे, अभी सब्जी का काम बहुत अच्छा चल रहा है वहां पे, तो मैंने क्या किया, एक सब्जी का ठेला लगा लिया वहां पे, और सब्जी का ठेला लगा के वहां पे सब्जी बेचने लग गया। अब ये पर्टिकुलर बिजनेस तो मेरा आज से ही शुरू हो रहा है ना। तो आज जो डेट है वहां पे 17 जो अपना अप्रैल है, वहां पे 17 अप्रैल से मैं वहां पे सब्जी का ठेला लगा रहा हूँ, सब्जी बेचना स्टार्ट किया। तो ये जो मेरा पर्टिकुलर बिजनेस है, इस बिजनेस के लिए वहां पे प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा फ्रॉम 17 अप्रैल। ये तो मैंने एग्जांपल लिया 17 अप्रैल 2020 का, तो 17 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा, 1st अप्रैल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, देखो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, बराबर है, और खत्म होगा ये 31 मार्च को ही। एक और एग्जांपल लेते हैं कि पिछली 25 मार्च, जो 25 मार्च गई है वहां पे, मैंने वहां पे कोई कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। तो उस कपड़े के बिजनेस के लिए, उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए मेरा प्रीवियस स्टार्ट होगा 25 मार्च से, और एंड होगा वो आपका 31 मार्च 2020 को ही। तो अगर कोई न्यूली स्टार्टेड बिजनेस या प्रोफेशन, तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, जिस डेट को वो बिजनेस स्टार्ट हुआ है या जिस डेट को प्रोफेशनल इनकम वहां पे आई है, बराबर है। तो ये कुछ केसेस हो सकते हैं जहां पे ये जो पीरियड है, जो प्रीवियस ईयर का पीरियड है, वो लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकता है। अब कुछ ऐसे केसेस भी है वहां पे जब आपका प्रीवियस ईयर है, वो प्रीवियस ईयर के अंदर ही आपको टैक्स भी पे करना, फाइनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा। देयर आर सम केसेस, जनरली हम क्या करते हैं कि जिस प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं उसका टैक्स हम असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। बट देयर आर सम केसेस, इन दीज केसेस आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। कौन से ईयर में, प्रीवियस ईयर में पे करना, मतलब इनकम भी उसी साल कमाओ और आप टैक्स भी उसे ही पे करो। तो हम नोट्स में वो डिस्कस कर लेते हैं, नोट्स में देख लेते हैं वहां पे कि यहाँ पे कौन से वो केसेस है। तो देखो ये यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की, अगर आप नोट्स में देख पा रहे हैं वहाँ पे। तो ये असेसमेंट की डेफिनेशन है 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम 1st अप्रैल, कमेंसिंग फ्रॉम 1st अप्रैल ऑफ एवरी ईयर, बराबर है, 12 महीना। प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द असेसमेंट ईयर इन केस ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस और प्रोफेशन, ये यहाँ पे खत्म हो गया, इन केस ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस और प्रोफेशन फ्रॉम द डेट ऑफ सेट ऑफ
टू एंड ऑफ द फाइनेंशियल, हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियली प्रायर टू द असेसमेंट, ये प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन हो गया। बट यहाँ पे कुछ केसेस है जिनको प्रीवियस ईयर एक्सेप्शन के, प्रीवियस ईयर का जो रूल है उसके एक्सेप्शन के हिसाब से भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर का इनकम है वो प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा, बराबर है। तो ये कुछ केसेस, जैसे कि आपका सबसे पहला केस है असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मिस्टर ट्रम्प अभी बेचारे बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, आपको तो पता ही है इस चाइनीज़ वायरस की वजह से। हाँ हाँ, ये चाइनीज़ वायरस ही है, बराबर है। तो ये चाइनीज़ वायरस की वजह से बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, उनका पर्सनल लॉस भी हो रहा है। आपको पता होगा तो ट्रम्प एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उनका पर्सनल लॉस भी हो रहा है, उनकी एक शिपिंग कंपनी भी है, तो पर्सनल लॉस हो रहा है। तो भगवान करे ये जो चल रहा है ये सब ठीक हो जाए, वहाँ पे पूरी दुनिया में ठीक हो जाए, यही हम दुआ मांगते हैं वहाँ पे। तो ये ठीक हो गया। अभी उनको लगा कि भाई अमेरिका की इकोनॉमी के साथ में जो मेरा खुद का बिजनेस है उसको भी थोड़ा सा बूस्ट करने की जरूरत है। तो क्या करने लगे, वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो अपना पर्सनल बिजनेस का भी थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं वहाँ पे। तो इंडिया वो आ रहे थे भाई, इंडिया उनका नेक्स्ट विजिट होने वाला था इन सब के बाद में। तो क्या किया कि वो इंडिया आ रहे, तो उन्होंने बोला इस बार शिप से चलेंगे हम लोग वहाँ पे। उनकी जो खुद की शिपिंग कंपनी थी वहाँ पे, ट्रम्प कॉर्पोरेशन, उसके शिप से हम लोग चलेंगे वहाँ पे। और जब शिप यूएस से इंडिया आ रहा है तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ सामान भी भर देते हैं इसके अंदर, किसी को भाई भेजना है क्या इंडिया वगैरह। तो लोगों को बोला कि तुम्हारा गुड्स वगैरह भेजना है तो हम लोग किराया ले लेंगे वहाँ पे और इंडिया पहुँचा देंगे वहाँ पे। तो उसके अंदर सामान वामान भी डाल दो तुम लोग वहाँ पे, कुछ पैसेंजर वगैरह भी बिठा दिए वहाँ पे, और वो सब लोगों को लेकर के आ गए इंडियन पोर्ट पे, बॉम्बे पहुँच गए वहाँ पे। और बॉम्बे पहुँच करके उन्होंने वहाँ पे जो सामान जो लेकर के आया था उन लोगों से किराया ले लिया, और जो लोग बैठ करके आए थे उनसे भी वहाँ पे किराया ले लिया। फिर मोदी जी से मिल करके पूरे इंडिया घूम घाम के ताजमहल पे फोटो खिंचवा के फिर से एक बार वहाँ पे मेलेनिया भाभी भी थी वहाँ पे साथ में। तो दोनों के वापस जाने लगे वहाँ पे। तो वापस जाते टाइम पे फिर से उन्होंने क्या बोला कि अरे यार वापस किसी को यूएस वगैरह कहीं पे सामान भेजना हो, किसी को चलना हो तो मेरे साथ में चल लो, वैसे भी इतना बड़ा शिप है, बराबर है। तो लोगों से उन्होंने फिर से किराया लिया वहाँ पे। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे मिस्टर जो ट्रम्प है वो नॉन रेसिडेंट, कौन है कौन है कौन है, नॉन रेसिडेंट। और वो जो नॉन रेसिडेंट वहां पे शिपिंग कंपनी, बराबर है, जो नॉन रेसिडेंट वहां पे शिपिंग कंपनी है जो शिपिंग बिजनेस के अंदर एंगेज है, वो नॉन रेसिडेंट क्या बोलता है कि देखो साहब मैंने इस बार इनकम अर्न कर लिया। इनकम, मोदी जी भी वहां पे उनको सी ऑफ करने के लिए आए थे, बोलते देखो मतलब जो भी मैंने इनकम अर्न किया है इंडिया के अंदर, मैं यूएस जाऊंगा और अगले साल जब आपका ड्यू डेट्स होता है रिटर्न फाइल करने का, सब 31 जुलाई या 30 सितंबर जो भी रहेगा वहां पे, बराबर है, मैं फिर से आ जाऊंगा और रिटर्न फाइल करके और मैं टैक्स पे कर दूंगा। क्या मजाक करते हो, ऐसा भी होता है क्या? मतलब जो गया वो फिर से आएगा क्या वहां पे? पॉसिबल है क्या वहां पे? बराबर है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट वहां पे शिपिंग बिजनेस है, नॉन रेसिडेंट अगर शिपिंग बिजनेस है वहां पे, तो नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस के केस में क्या हो सकता है वहां पे, उस केस में जो उस केस में क्या किया जाएगा, उसका जो असेसमेंट है उसी टाइम पे पोर्ट पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वहां पे लोग रहते हैं, ऑफिसेस रहते हैं वहां पे, बराबर है, वहीं पे उनका पूरा का पूरा असेसमेंट कर डालेंगे, बराबर है, कि भाई प्रीवियस अभी इनकम अर्न किया तो इसी साल, अगले साल तक वेट नहीं करेंगे और आपसे वहां पे टैक्स ले लिया जाएगा। सो इन केस ऑफ अ शिप belonging to or chartered by non-resident which shipped at a port in India, then 7.5% of amount of such carries include damages and handling charges shall be deemed as income of non-resident and chargeable to in the same previous। ये जो 7.5% प्रेजेंटिव इनकम है, बराबर है, क्योंकि देखो अगर वहां पे टोटल इनकम कंप्यूट करके खर्चा वर्चा डिडक्शन वगैरह लेकर के करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी वहां पे, वो तो बोलेगा मेरा ये भी खर्चा है। तो एक प्रेजेंटिव वहां पे इनकम 7.5% ले लिया जाएगा और उसके बेस पे उससे प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लिया जाएगा। दूसरा केस है, ऊपर ही जिसका टाइटल लिखा हुआ है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्स इन सेम ईयर, बराबर है। दूसरा केस आता है असेसमेंट ऑफ अ पर्सन लिविंग इंडिया विदाउट इंटेंशन टू रिटर्न। विजय माल्या गया, बराबर है, अरे विजय माल्या उसका कोई इंटेंशन नहीं है वापस आने का, था ही नहीं इंटेंशन, चला गया वो, बराबर है, क्यों? ताकि उसके ऊपर जो भी फ्रॉड के केसेस वगैरह उनसे बच सके। तो 20th फेब 2020, देखो अपना प्रीवियस ईयर कौन सा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया वहां पे कि प्रीवियस ईयर है अपना वहां पे 1920,
1920 इज द प्रीवियस ईयर, बराबर है, जो 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट होता है 31 मार्च 2020 खत्म होता है। तो 25th, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं वहां पे, ये अपना प्रीवियस ईयर है, 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 2020, बराबर। 20th Feb 2020 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि वहां पे अपना विजय जो है ना वो माल लेके निकलने वाला है, विजय माल लेके क्या करने वाला है, निकलने वाला है। तो उस केस में अब वो वापस तो आने वाला है नहीं है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है वापस आने का, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या वेट करेगा कि भाई ये अगले साल आएगा और यहाँ पे 31 जुलाई को फिर से रिटर्न फाइल करके जाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो वो तो पॉसिबल, जिसका इंटेंशन नहीं वापस आने का, तो उस केस में क्या करेंगे, ये 20th फेब को जैसे ही पता चला तो प्रीवियस ईयर 1920 के अंदर ही उसकी जो भी इनकम है वहां पे प्रीवियस 19 अभी तक की, जिस डेट को जा रहा उस डेट तक की, बराबर है, उसका वहां पे जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स उससे ले लिया जाएगा, बराबर है। तो यहां पे देखो, इफ असेसी लीव्स इंडिया, ये कलर थोड़ा सा लाइट कर देते, इफ असेसी लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और शॉर्टली after its expiry and does not have intention to return to India immediately, then total income up to the date of departure charged to tax in the previous year of leaving। जिस मैंने बोला कि भाई वो 20th फेब को निकल रहा है मान लो, और ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहले ही पता चल गया, तो 20th फेब 2020 तक का जितना भी टैक्स बनता है वो प्रीवियस ईयर 1920 में ले लिया जाएगा, असेसमेंट तक वेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है वहां पे असेसमेंट ऑफ एओपी बीओआई एजीपी फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, बराबर है, उसके बाद में वहां पे कुछ और भी लोग हैं, वहां पे एक पार्टनरशिप फॉर्म है, एक वहां पे कंपनी है, और हम सब लोगों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया, वेदर फॉर मेकिंग प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर हम कुछ इंडिविजुअल्स ने मिलकर के एक जॉइंट वेंचर किया, वेदर फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर। और वहां पे जब काम हो गया, मान लो हम लोग सोचे कि हम डांडिया करवाएंगे वहां पे और थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेंगे वहां पे, तो डांडिया हम लोगों ने करवाया वहां पे। उसके बाद में भाई तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, सब लोग अलग हो गए, जॉइंट वेंचर खत्म हो गया वहां पे। तो क्या वो जॉइंट वेंचर 1920 में एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए वहां पे हुआ था, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां पे 31 जुलाई तक वेट करेगा कि ये लोग जो प्रीवियस में इनकम होगा उसके ऊपर आके टैक्स पे करेंगे, या सबको अलग अलग जाके वहां पे ढूंढना पड़ेगा? पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर वहां पे असेसमेंट होता है किसका, ऑफ एओपी बीओआई और एजीपी फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, उसके बाद में वो उसका कोई काम नहीं है वहां पे, तो इन दैट केस जो प्रीवियस ईयर ही है, वेयर AOP BOI AJP established for a particular purpose is likely to be dissolved in the first assessment year or shortly after its expiry, then total income for the period from the beginning of the previous year to the date of dissolution is charged to tax in the previous year of dissolution, बराबर है। नेक्स्ट फिर उसके बाद में केस आता है असेसमेंट ऑफ पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज असेट, असेसमेंट ऑफ पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज असेट्स विथ अ व्यू टू अवॉइड टैक्स, बराबर। मेरे ऊपर बहुत सारी इनकम टैक्स की लायबिलिटीज पड़ी हुई है, बहुत सारी, बहुत बहुत चोरी चकारी कर रखी है वहां पे। अब मुझे पता है कि मेरे ऊपर इनकम टैक्स का बहुत सारा बर्डन आने वाला है, और वहां पे मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है। मैंने बोला देखो पैसा वैसा तो अपने पास में है नहीं, एकदम दिवाली हो चुके हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज है मेरे नाम से, तो मुझे ऐसा खतरा लगता है, मुझे ऐसा खतरा महसूस हो रहा है कि आने वाले टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, मेरी इस प्रॉपर्टी को सीज करके उससे मेरी टैक्स की वसूली कर सकता है। तो मैंने उससे बचने के लिए क्या किया, वो प्रॉपर्टी बेच दी। और ऐसा बेचने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा भनक लगता है वहां पे कि बेचने वाला है, किस लिए, ताकि ये टैक्स से बच सके वहां पे। तो उस केस में क्या इनकम टैक्स वाले वेट करेंगे, एक बार भाई साहब को बेचने दो, फिर जो असेसमेंट ईयर आएगा 31 जुलाई को या फिर आपका 30 सितंबर में उनसे टैक्स वसूल कर लेंगे वहां पे। क्या ऐसा वेट करेंगे क्या? पागल नहीं है वो, बराबर है। तो उस केस में अगर जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलेगा ये प्रॉपर्टी बेचने वाला टू अवॉइड टैक्स,
तो उसी साल वहां पे आपका असेसमेंट हो जाएगा, असेसमेंट तो वेट नहीं करेंगे। वेयर अ पर्सन ट्रांसफर हिज असेट इन द करंट ईयर विद अ व्यू टू अवॉइड टैक्स, देन टोटल इनकम फॉर द पीरियड from the beginning of the previous year of the date of commencement of proceeding under section 175 is charged to tax in the previous year of transfer of asset। जिस साल में आप ट्रांसफर करें उसी साल में वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। और लास्ट वहां पे केस आता है असेसमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। भाई जियो बराबर है, मान लो मुकेश जी की भी क्षमता नहीं रही, वो बिजनेस बंद करने वाले हैं, भाई साहब बिजनेस बंद करके पता नहीं किधर चले जाए, तो क्या असेसमेंट ईयर तक वेट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा वहां पे, बराबर है। और जिस प्रीवियस में डिसकंटिन्यू हो रहा बिजनेस उसी साल में वहां पे टोटल इनकम निकाल के उसके ऊपर टैक्स निकाल लिया जाएगा। वेयर एनी बिजनेस ऑफ प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड इन एनी असेसमेंट ईयर, देन टोटल इनकम फॉर द पीरियड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर टू द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ is charged to tax in the previous year of discontinuance। तो these are the cases, ये 5 केसेस है जहां पे क्या होगा, आपका इनकम, ठीक है, इनकम वहां पे आपका टैक्सेबल हो जाएगा इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, और असेसमेंट ईयर तक वहां पे वेट नहीं किया जाएगा। ओके, सो दीज वर द केसेस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर कि भाई जो आपके लिए एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर है दैट इज 2019-20 व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1st अप्रैल एंड्स ऑन 31st मार्च 2020, एंड असेसमेंट ईयर इज 2020-2021 बराबर है, which start from 1st April 2020 ends on 31st March 2021। अब देखो ये तो डेफिनेशन हो गया प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का। इसके अलावा और जो हमने बोला था कि भाई जो चार्जिंग सेक्शन वहां पे हमने डिस्कस किया था, तो देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर हो गया, असेसमेंट ईयर का जो था उसका भी डेफिनेशन हो गया वहां पे। अब क्या क्या बाकी रह गया, एक बाकी रह गया पर्सन, दूसरा बाकी रह गया आपका टोटल इनकम। तो हम सबसे पहले वहां पे डिस्कस करते हैं कि भाई पर्सन क्या होता है, पर्सन क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वहां पे पर्सन। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन, टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। अब ये एवरी पर्सन की वहां पे अगर टोटल इनकम बात की जाए तो मतलब पर्सन का मतलब हम लोग जनरल डिक्शनरी से समझते तो मतलब पर्सन का मतलब तो हम समझते हैं कि भाई नेचुरल पर्सन। अगर नेचुरल पर्सन की इनकम के ऊपर ही टैक्स लगा गया तो फिर वहां पे और किसी को टैक्स पे करना ही नहीं है। तो ये जो पर्सन का डेफिनेशन है ये थोड़ा सा ब्रॉडर है। यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन में बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कौन कौन आते हैं वहां पे। तो सबसे पहला वहां पे आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल लाइक मी, आप, हम सब इंडिविजुअल है वहां पे, इंक्लूडिंग अ माइनर। बेचारे को कहीं प्रवेश नहीं मिलता है, मूवी देखने जाता है, अगर कोई ए सर्टिफिकेट वाला मूवी रहता है, बराबर है, अरे हॉरर मूवी वगैरह, बराबर है, तो उस केस में भी उसको आईडी कार्ड मांगते हैं, 18 से ऊपर है कि नीचे, हर जगह बेइज्जती है, इनकम टैक्स पूरा सम्मान देता है उसको। वो इंडिविजुअल की डेफिनेशन में आ जाएगा और पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई स्टेशन में बैठ करके लोगों के ऊपर पत्थर मारना का काम करता है, वहां पे अनसाउंड माइंड रे, बराबर है, उसको भी पूरा रेस्पेक्ट है, वो भी इंडिविजुअल अगर है वहां पे तो उसको भी पर्सन की डेफिनेशन में ले लिया जाएगा। तो इंडिविजुअल अ नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन इंक्लूडिंग अ माइनर एंड अनसाउंड माइंड। दूसरा है एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इंडिया में जॉइंट फैमिली बिजनेस का, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है और जॉइंट फैमिली बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता है, तो वहां पे एचयूएफ क्रिएट किया जाता है, वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, बराबर है, तो ये भी पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कंपनी है, कंपनी चाहे इंडियन हो या फॉरेन कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो फॉरेन कंपनी हो, दोनों पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक जॉइंट वेंचर है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप कंपनी, इनमें से कोई भी मिला करके वहां पे कुछ अगर अलग अलग टाइप के पर्संस ने जॉइंट वेंचर किया है, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई, बराबर है, अगर कुछ इंडिविजुअल्स ने वहां पे जॉइंट वेंचर किया है किसी पर्पस के लिए, वेदर फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट, वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा। इसके अलावा अगर वहां पे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एजेपी,
देवी देवताओं की मूर्तियां हो गई, वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी कंपनी इनके अंदर कवर नहीं है तो वहां पे बराबर है। तो ये सारे के सारे एजेपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की डेफिनेशन में आ जाते हैं। और लास्ट में लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह जो होते हैं, जैसे बीएमसी हो गया मुंबई के अंदर वहां पे, बराबर है, और ग्राम पंचायत वगैरह, वो सारे के सारे। तो ये सारे लोग पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप ऑफ एलएलपी, कंपनी, एओपी, बीओआई, एजेपी, लोकल अथॉरिटी, राइट। और फाइनली आपका वहां पे डेफिनेशन आता है टोटल इनकम। किसका डेफिनेशन आता है? टोटल इनकम। तो अगर हम बात करें वहां पे टोटल इनकम, तो टोटल इनकम कैसे कंप्यूट किया जाएगा? तो टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए वहां पे इनकम टैक्स ने इनकम को एज पर सेक्शन 224 बराबर है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर इनकम का डेफिनेशन दे रखा है। बहुत सारी चीजें वहां पे, इट इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन, एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव। जैसा भी इनकम का नेचर है, चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, बराबर है, वो वहां पे आपका इनकम हो जाएगा। लेकिन टोटल इनकम के अंदर कौन कौन सी, क्योंकि देखो इनकम दो तरह की होती है, एक इनकम विच इज टैक्सेबल, दूसरा इनकम विच इज एग्जेम्प्ट, बराबर है। तो टोटल इनकम के अंदर वही इनकम आएगी जो एग्जेम्प्ट नहीं है, मतलब क्या है? टैक्सेबल है। क्या है? टैक्सेबल, जो एग्जेम्प्ट नहीं है। तो टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम को आपको पता है कि भाई वहां पे हेड्स ऑफ इनकम में डिवाइड करके, तो सबसे पहले आपका आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, बराबर है। दूसरा है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम डिटेल में इन सब चैप्टर्स को वहां पे पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीपी। कैपिटल गेन्स, एंड लास्ट हेड है ऑर्फनेज है, जिसका जो इनकम को कोई वहां पे नहीं अपनाता, उसको अपनाता इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये सारी इनकम मिलकर के वहां पे आपका, बराबर है, ये सारी इनकम, अगर इन इनकम में से कुछ अगर वहां पे पिछले पुराने ब्रॉड फॉरवर्ड अगर वहां पे कुछ लॉसेस वगैरह है, बराबर है, तो पर्टिकुलर इनकम के सामने वो लॉसेस सेट ऑफ, हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के अंदर, कि जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के सामने ही सेट ऑफ होगा वहां पे। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस है, सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के सामने सेट ऑफ होगा। कैपिटल लॉस है तो सिर्फ कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ होगा। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर लॉसेस वगैरह है, तो वो इनमें से जो इनकम है उनके सामने सेट ऑफ हो जाएंगी वहां पे। और वो जो इनकम आएगा, वो इनकम आपका कहलाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या कहलाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग लेस कर देंगे चैप्टर 6A डिडक्शंस। चैप्टर 6A डिडक्शंस जो 80C टू 80U के अंदर दे रखे होते हैं, उनको हम लोग लेस कर देंगे वहां पे। तो आ जाएगा आपका नेट टोटल इनकम, या इसको हम नेट टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं, एनटीआई। अब ये जो नेट टोटल इनकम होता है, सॉरी, ये जो नेट टोटल इनकम होता है, यही आपका टोटल इनकम वहां पे कहलाता है। और इस नेट टोटल इनकम के ऊपर क्या लगाया जाता है? टैक्स। और वो टैक्स लगाया जाता है अलग अलग रेट से। अब ये जो टैक्स लगाया जाता है, ये डिफरेंट डिफरेंट रेट से टैक्स लगाया जाता है। एक होता है आपका, अगर असेसी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, एजेपी है, बराबर है, तो जो टैक्स लगेगा वो स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। प्लस कुछ स्पेशल इनकम्स होती है वहां पे, बराबर है, जैसे कि कैपिटल गेन्स, जैसे कि विनिंग्स, तो वो जो टैक्स है वो स्पेशल रेट से टैक्स लगाया जाएगा। अब अपने वही डिस्कस करने वाले हैं, बराबर है। तो देखो यहां पे जो आप लोगों के लिए जो टैक्स रेट्स एप्लीकेबल है, जो दे रखी है, वो टैक्स रेट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आपके लिए क्या एप्लीकेबल है। कुछ टर्म्स यहाँ पे शॉर्टकट वहाँ पे कर रखे हैं, तो इनका वहाँ पे नीचे उसके ऊपर वहाँ पे दे रखा है कि आईटी के इनकम टैक्स, टोटल इनकम, सरचार्ज, एचईसी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है, टीपी मतलब टैक्स पेबल, और वो एचईसी हो गया सेस जहाँ पे दे रखा है वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर आपका टोटल इनकम, ये कॉलम है टोटल इनकम का, कितना टोटल इनकम, तो कितना इनकम टैक्स लगेगा, कितना सरचार्ज लगेगा, कितना सेस लगेगा वहाँ पे।
और टोटल वहां पे किस तरीके से टैक्स निकालेंगे और टोटल वहां पे किस तरीके से हो जाता है। देखो सबसे पहला है, अगर असेसी इंडिविजुअल है, कौन है इंडिविजुअल, नॉर्मल इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन नहीं, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं, वहां पे नॉर्मल इंडिविजुअल है वहां पे। और वो जो इंडिविजुअल है असेसी, बराबर है, उस केस में वो इंडिविजुअल है जो सीनियर सिटीजन नहीं है या सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, या फिर असेसी एचयूएफ है, या तो इंडिविजुअल है या फिर कौन है, एचयूएफ, ईओपी, बीओआई। तो उसके लिए वहां पे टैक्स रेट क्या है, अगर आपका टोटल इनकम मतलब एनटीआई, टोटल इनकम मतलब क्या, एनटीआई, वो अप टू ₹250 है, बराबर है, अप टू ₹250 है। सो देयर विल बी नो टैक्स। इसको बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। या ये जो 250 है इसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। लॉ में जो लैंग्वेज यूज कर रखा है, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स वहां पे दे रखा है, बराबर है। तो बेसिक एग्जम्पशन जो लिमिट है, बराबर है, वो कितना है, 2,50,000। उसके बाद में आपका नेक्स्ट वहां पे 250 के ऊपर जो इनकम होगा, 250 के ऊपर, सपोज योर इनकम इज ₹5 lakhs, योर इनकम इज रुपीज कितना, 5 lakhs। तो उस केस में 5 lakhs में से 250 तो हो जाएगा आपका बेसिक इनिशियल लिमिट, मतलब कोई टैक्स नहीं रहेगा किसी तरह का वहां पे। फिर 250 के ऊपर का इनकम है 250 टू 5 lakhs, 250 टू 5 लाख, मतलब बचा हुआ वहां पे 2.5 लाख हो गया, उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। कितना परसेंट, 5% टैक्स। और मान लो आपका टोटल इनकम 5 लाख ही है, एग्जैक्ट 5 लाख की है, तो 250 तक कोई टैक्स नहीं। उसके ऊपर जगह जो इनकम होगा उसके ऊपर आपका 5 वहां पे % टैक्स आ जाएगा, और उसके ऊपर एचईसी लग जाएगा, सरचार्ज नहीं आएगा, क्योंकि सरचार्ज एक पर्टिकुलर इनकम के बाद में लगता है, वो हम डिस्कस करेंगे। वहां पे एचईसी 4% आ जाएगा, ठीक है। तो देखो टोटल इनकम 5 लाख माइनस 250, तो 250 हो गया इंटू 5%, बराबर है। तो फिर वहां पे आपका टैक्स हो जाएगा जो इनकम टैक्स प्लस जो एचईसी है वो। लेकिन मान लो आपका इनकम 10 लाख से, 10 लाख से अप टू 10 लाख से, बराबर है। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट 250, तो फर्स्ट 250 कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो नेक्स्ट 250 है, 250 टू 5 लाख, उसके ऊपर कितना परसेंट, 5% टैक्स लगेगा। और जो 5 लाख से ऊपर है, 5 लाख से ऊपर है, उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। कितना परसेंट, 20%। तो देखो यहाँ पे अगर आप 250, 10 लाख की अगर टोटल इनकम है, 10 लाख के अंदर से 250 तो चला गया वहां पे। फिर जो नेक्स्ट 250 है उसके ऊपर 5%, तो कितना होता है, 12,500। कितना होता है, 12,500। फिर आपका 10 लाख में से 5 लाख लेस कर दो वहां पे, तो बैलेंस 5 लाख आ जाएगा। उसके ऊपर 20%, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। और 1 लाख प्लस 12,500, बराबर है। और उसके ऊपर हम लोग सरचार्ज एचईसी ऐड कर देंगे। और अगर आपका टोटल इनकम 10 लाख से ज्यादा है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं 20 लाख, कितना, 20 लाख, तो पहला 250 देयर इज नो टैक्स, बेसिक इनकम लिमिट। नेक्स्ट 250 5%, नेक्स्ट 5 lakhs, तो जो नेक्स्ट 250 था 5% मतलब 12,500। नेक्स्ट 5 lakhs, 5 लाख से 10 लाख तक कितना परसेंट, 20% मतलब कितना, 1 लाख हो गया वहां पे। तो 1,12,500, बैलेंस कितना बचा, 10 लाख रुपए। टोटल इनकम 20 लाख बताया मैंने वहां पे, तो 10 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 30% टैक्स लगेगा। तो 1,12,500 प्लस 20 माइनस 10 लैक्स, 10 लैक्स इंटू 30%, बराबर है, कितना हो गया, 3 लाख प्लस 112,500, तो 4,12,500 प्लस आपका वहां पे एचईसी आ जाएगा। अभी तक सरचार्ज नहीं लग रहा, क्योंकि सरचार्ज कब लगता है, जब एक वहां पे लिमिट क्रॉस करता है टोटल इनकम। ये तो हो गया अगर असेसी वहां पे इंडिविजुअल, एचयूएफ, ईओपी, बीओआई, एजेपी है। दूसरा, अगर वहां पे जो असेसी है वो असेसी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, मतलब इंडिविजुअल, ऑब्वियसली इंडिविजुअली रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को ये सुकून नहीं मिलता। ये सुकून सिर्फ रेसिडेंट के लिए है। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है वहां पे जिसका एज 60 ईयर्स से ज्यादा है। 60 ईयर्स से क्या है, ज्यादा है, बराबर है। बट 60 ईयर्स एंड अबो, 60 ईयर्स एंड एग्जैक्ट 60 ईयर्स या उससे ज्यादा, 79 ईयर्स तक, मतलब 80 ईयर्स से कम है, लेस देन 80 ईयर्स, इसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। और वो कौन होना चाहिए, रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट को सुकून नहीं मिलता। नॉन रेसिडेंट अगर सीनियर सिटीजन भी है तो उसके लिए ये वाला आपका वहां पे रेट ही अप्लाई हो जाएगा। तो अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन तो उसके लिए बेसिक इनिशियल लिमिट कितना हो जाएगा, 3 लाख, मतलब 3 लाख तक देयर विल बी नो टैक्स। फिर सिंपल सी बात है, 3 to 5, 5%, बराबर है। तो ये आपका यहाँ पे 10,000 आ जाएगा,
अगर इनकम उतना ही है तो सरचार्ज HEC और ऐड हो जाएगा आपका वहाँ पे। अगर 5 लाख से ऊपर वहाँ पे ज़्यादा इनकम है तो फर्स्ट 3 लैक्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिक इनिशियल लिमिट। उसके बाद में 3 to 5% उसके बाद में 5 to 10 वहाँ पे कितना, तो जो 3 to 5 था वहाँ पे 5%, 10,000 प्लस जो बैलेंस इनकम हो जाएगा वहाँ पे उसके ऊपर कितना 20%। तो सपोज हम एग्जैक्टली 10 लैक्स ही मानते हैं, तो एग्जैक्टली 10 लैक्स में फर्स्ट 3 गया, 3 to 5 कितना, ये वहाँ पे 10,000 आ गया वहाँ पे, और 5 to 10 मतलब कितना 5 लैक्स के ऊपर कितना परसेंट 20%, तो कितना 1 लाख रुपए, कितना 1 लाख, तो कितना हो गया 1,10,000 प्लस वहां पे आपका HEC आ जाएगा। और अगर 10 लाख से ज्यादा का इनकम है वहां पे, 10 लाख से क्या है ज्यादा का इनकम है, तो उसके ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा। तो 1,10,000 तो हो गया, फर्स्ट 3 लाख कोई टैक्स नहीं, 3 to 5 5%, 5 to 10 20%, ये 1,10,000 का प्लस जो बैलेंस वहां पे आपका 20 लाख से मान लो, तो 20 माइनस 10 लाख 30% बराबर है, तो 3 लाख हो जाएगा, तो 4,10,500 प्लस वहां पे HEC आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपका सुपर सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर, रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को ये सुकून नहीं है, नॉन रेसिडेंट के लिए ये वाला ही अप्लाई होगा। तो अगर वहां पे आपका रेसिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन है जिसका एज 80 ईयर्स और अबो है, 80 ईयर्स और अबो वहाँ पे एज है, मतलब सुपर सीनियर सिटीजन, तो उसके लिए बेसिक लिमिट है 5 लैक्स, अप टू 5 लैक्स देयर विल बी नो टैक्स, 5 लाख टू 10 लाख 20% बराबर है, एंड 10 लाख से ऊपर जाता तो कितना परसेंट 30% वहाँ पे टैक्स आएगा। तो ये स्लैब रेट्स है वहाँ पे, जो नॉर्मल इनकम होता है वो स्लैब रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। कुछ स्पेशल इनकम्स होती है जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक बार मैं आपको सिर्फ ब्रीफली वहाँ पे बता रहा हूँ। इस लेक्चर को आप है ना, जब टोटल इनकम का चैप्टर वहाँ पे एक बार जब हम सारे चैप्टर्स कर लेंगे तो एक बार थोड़ा सा और देख लेना, वहाँ पे ब्रीफ कर लेना, ठीक है। तो जब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे स्पेशल रेट्स की, अगर हम बात करें वहाँ पे, तो स्पेशल रेट्स की बात करें, रेट्स ऑफ टैक्सेस, तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी फिर भी समझ लो वहाँ पे कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112 तो उसके ऊपर 20% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है, बराबर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A तो ये वाला जो है अप टू 1 लाख तो होता है एग्जेम्प्ट, अप टू ₹1 लाख एग्जेम्प्ट, और जो आपका अबो ₹1 लाख वहां पे होगा उसके ऊपर 10% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर कुछ सर्टेन इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वगैरह आपने बेचे, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट जिसने आपने रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर किया है, STT पे किया है, बराबर है, और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल अप टू 1 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर जो एक्सेस रहेगा वो 10% टैक्स होगा। उसके अलावा अगर वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यही जो मैंने अभी चीज़ें बोली उनको बेचने से, शॉर्ट टर्म कैपिटल अंडर सेक्शन 111A तो 15% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है वहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको कोई डिविडेंड मिला है डोमेस्टिक कंपनी से एंड इट इज ओवर एंड अबो ₹10 lakhs, डिविडेंड अंडर सेक्शन 115BBDA, बड़ा डिविडेंड आया, कीवर्ड ऐसा बना हुआ, बड़ा डिविडेंड आया, 115BBDA, तो ये भी अप टू 10 lakhs, डोमेस्टिक कंपनीज अप टू ₹10 lakhs एग्जेम्प्ट होता है। और उसके ऊपर जो रहेगा एक्सेस वाला पार्ट रहेगा, वो एक्सेस वाला पार्ट आपका 10% फ्लैट रेट से टैक्सेबल है। अगर आपका कोई विनिंग्स वगैरह इनकम से, विनिंग्स अगर है अंडर सेक्शन 115BB, बिग बॉस का विनिंग, बराबर है, तो फ्लैट 30% टैक्स लगता है। तो ये कुछ स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेस है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बराबर है। तो जो टोटल इनकम NTI आएगा उस NTI को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। वहाँ पे जो इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल होने वाली है उनके ऊपर ये स्पेशल रेट अप्लाई कर देंगे, दैट वी विल डिस्कस। और जो रेट जो कोई स्पेशल रेट नहीं है तो वो नॉर्मल जो हमने स्लैब रेट डिस्कस किया उससे टैक्सेबल हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे ये जो टैक्स रेट्स है, मैंने बोला कि ये टैक्स रेट फर्दर इंक्रीज हो सकता है, सच्चा हो सकता है, होगा, कंपल्सरी नहीं, हो सकता है। अभी यहाँ पे अमेंडमेंट आया है आपका, ये जो अमेंडमेंट आया है सरचार्ज के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सरचार्ज के लिए। वहाँ पे कि सरचार्ज कब लगता है, तो अगर टोटल इनकम आपका एक्सीड करता है,
टोटल इनकम क्या करता है, एक्सीड करता है वहां पे ₹50 lakhs, बट 1 CR से कम है, अप टू 1 CR है, ठीक है। इफ एग्रीगेट इनकम एक्सीड, एग्रीगेट इनकम का मतलब टोटल इनकम, एनटीआई की बात हो रही है, एग्रीगेट इनकम एक्सीड ₹50 lakhs बट नॉट ₹1 CR, अप टू 1 CR, तो सरचार्ज रहेगा 10% इज पेएबल ऑन टैक्स अमाउंट, टैक्स बेसिक टैक्स रहेगा उसका 10% आपका हो जाएगा सरचार्ज। लेकिन अगर आपका वहां पे टोटल इनकम एक्सीड करता है 1 CR, टोटल इनकम एक्सीड करता है कितना, 1 CR, बट अप टू 2 CR है, तो सरचार्ज हो जाएगा 15%, मतलब सरचार्ज का भी एक स्लैब हो गया है, बराबर है, सरचार्ज हो जाएगा 15%, दैट वी विल डिस्कस कैसे कंप्यूट करेंगे, ठीक है, इज पेएबल ऑन टैक्स अमाउंट। और अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड करता है 2 CR, ये नया अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2019 का, इफ एग्रीगेट इनकम एक्सीड ₹2 CR बट नॉट 5 CR को वहां पे एक्सीड नहीं करता है, बराबर है, तो सरचार्ज हो जाएगा 25% is payable on the tax amount, and if aggregate income exceed ₹5 CR, 5 CR से ऊपर टोटल इनकम चला गया वहां पे, तो सरचार्ज एट द रेट 37% ऑफ टैक्स इज पेएबल ऑन टैक्स अमाउंट। बट ये वाला जो दोनों है आपका, ये वाला दोनों जो है सरचार्ज, कौन सा 25% एंड दूसरा कौन सा 37, 25% एंड 37 कब लगेगा, जब 2 CR से ऊपर इनकम एक्सीड करेगा, बट अप टू 5 CR है तो कितना 25% ऑफ टैक्स, एंड 5 CR से एक्सीड करता है तो कितना 37%। ये अमीर लोगों के ऊपर लगाया जाने वाला सरचार्ज है, सरकार को अपने कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट करने की वहाँ पे कोशिश रहती है, तो उसके हिसाब से जो अमीर है उनके ऊपर वहाँ पे सुपर सरचार्ज लगाया गया है, लेकिन इसका बहुत विरोध होने लगा, इन्वेस्टर्स डिमोटिवेट होने लगे, मार्केट नीचे जाने लगा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन क्या लिया उसको आप अच्छे समझना, क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 2019 के बाद में वहां पे अलग से इसको अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने दिया है, और वो डिसीजन क्या लिया, हाउएवर इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, डिटेल में डिस्कस करेंगे, 112 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रांसफर टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एसटीटी इज पेड, बराबर है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 1 लाख तक क्या हो जाता है एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर 10% टैक्सेबल होता है, स्पेशल रेट, बराबर है। तो 112A एंड शॉर्ट टर्म, इसी केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो पूरा का पूरा वहां पे 111A के अंदर 15% से टैक्सेबल होता है। तो हाउएवर इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A, मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज शैल बी 15% इवन इफ सच इनकम एक्सीड ₹2 CR। ये इन्होंने बोल दिया कि ये दो पर्टिकुलर इनकम के केस में जो मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज होगा वो कितना होगा, 15%। मतलब अगर आपका इनकम एक्सीड कर रहा है 50 lakhs बट अप टू 1 CR तो 10% वहां पे आ जाएगा, और अगर इनकम आपका एक्सीड कर रहा है 1 CR बट अप टू 2 CR है तो सरचार्ज 15%। भले ही वहां पे 2 CR से ज्यादा भी अगर ये वाला इनकम 112A एंड 111A वाला अगर वहां पे आपका इनकम हो जाता है, ये पर्टिकुलर इनकम, ओनली दिस इनकम, बराबर है, भले 2 CR से ज्यादा हो जाता है, 2 CR 3 CR 4 CR 5 CR 6 CR, इन पर्टिकुलर इनकम्स की बात कर रहा हूं, तो भी मैक्सिमम सरचार्ज आपका 15% ही लगेगा, 25% हायर सरचार्ज लगेगा, 37% हायर सरचार्ज नहीं लगेगा, बराबर है। उसको कुछ इस तरीके से आप समझो। समझो अपना जो एनटीआई है, नेट टोटल इनकम, एनटीआई है वो है रुपीज, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, वो है रुपीज 3.5 CR, 3.5 CR। बट ये 3.5 CR ये किस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से है, इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A जो है वो है आपका वहां पे ₹60 lakhs। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है वो है आपका ₹40 lakhs, बराबर है। और जो दूसरे आपके वहां पे आ जाते हैं, ये कितना हो गया, बैलेंस कितना बच गया आपका,
बैलेंस बच गया आपका 2.5 CR। ये आपका नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल बिजनेस इनकम ले लो या कुछ भी ले लो वहाँ पे, बराबर। तो इन दैट केस हम लोग पहले तो इनके ऊपर टैक्स निकालेंगे, सीधी सी बात है। तो इसके ऊपर टैक्स क्या रेट से आ जाएगा? तो ये अच्छा, ये मैंने 112A वाला लिया है, मतलब वो 1 लाख निकाल के 1 लाख का एग्जाम्पशन देने के बाद में वहाँ पे, तो ये इसके ऊपर टैक्स आ जाएगा एट द रेट कितना परसेंट? 10%, बराबर है। तो आ गया 6 लाख। इसके ऊपर टैक्स क्या आ जाएगा आपका? तो इसके ऊपर टैक्स आ जाएगा एट द रेट 15%। तो ये आपका कितना हो गया? 15 चौक 60, ये भी हो गया 6 लाख वहाँ पे, बराबर है। और इसके ऊपर जो टैक्स आएगा वो स्लैब रेट से टैक्स आ जाएगा। तो देखो, स्लैब रेट से टैक्स भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। मान लो जो असेसी है वो इंडिविजुअल, नॉर्मल इंडिविजुअल है, कोई सीनियर सिटीजन वगैरह नहीं है वहाँ पे। तो उस केस में फर्स्ट 2,50,000 नील, नेक्स्ट 250, 2.5 लाख से 5 लाख, एट द कितना? एट द कितना? 5%, तो 12,500। नेक्स्ट 5 लाख, एट द कितना परसेंट? 20%, तो 1 लाख आ गया। और बैलेंस कितना बच गया? बोलो, 2,40,00,00,000, बराबर ना। एट द कितना परसेंट? 30%, तो कितना होता है? कैलसी। तो ये आपका 2,40,00,000 इंटू 30%, तो ये आ जाता है 72 लैक्स। तो टोटल नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से कितना हो गया? 73,12,500, बराबर। अब हम इन तीनों का टोटल कर लेंगे वहां पे, तो कितना आ जाएगा? टोटल टैक्स कितना आ जाएगा? टोटल टैक्स आ जाएगा आपका 70, ये आ गया 85 लैक्स 12,500। अब देखो यहाँ पे ये तो अपना टैक्स आ गया। अब यहाँ पे अपना जो टोटल इनकम है वो एनटीआई है, वो एक्सीड कर रहा है कितने से? 2 करोड़ से, 2 CR से। तो आप क्या करोगे जनरली कि भाई अमेंडमेंट में ऐसा आया कि भाई सरचार्ज है, अगर 2 CR से ऊपर इनकम जाएगा तो सरचार्ज आपका वहां पे आ जाएगा कितना 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 परसेंट, कितना परसेंट, कितना परसेंट? ये देखो 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, तो सरचार्ज आपका कितना हो जाएगा? ये सरचार्ज हो जाएगा 25%। बट बेटा ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो हायर सरचार्ज है इन दोनों के ऊपर तो लग ही नहीं रहा है। ये वाली जो इनकम्स है, इनके ऊपर तो हायर सरचार्ज अप्लाई हुआ ही नहीं वहां पे। तो ये दोनों मिला के कितना होता है आपका वहां पे? 1 CR। कितना होता है? 1 CR, बराबर है। तो इसके ऊपर जो सरचार्ज आएगा वो तो कितना परसेंट आ जाएगा? 10%, बिकॉज एक्सीड नहीं कर रहा है आपका 1 CR से। तो इनके ऊपर सरचार्ज जो आएगा वहां पे कितना आ जाएगा? दैट विल बी 10%। एग्जैक्ट टोटल इनकम मिला करके ये वाला 112A वाला और 111A वाला दोनों मिला के कितना हो रहा है आपका? 1 CR। तो 1 CR के ऊपर कितना? 10%। तो यहाँ पे देखो सरचार्ज कुछ इस तरीके से होगा, सरचार्ज ऑन 112A एंड 111A एट द रेट कितना परसेंट? 10%, बराबर है। तो इसके ऊपर टैक्स कितना होता है? तो 10% ऑफ 12 लैक्स। 10% ऑफ व्हाट? 12 लैक्स। टैक्स तो 12 लैक्स हो गया दोनों मिला करके वहां पे, तो कितना हो गया? 1,20,000, राइट। और जो बैलेंस आपका 73,12,500 के ऊपर जो सरचार्ज आएगा, वो सरचार्ज कितने से आएगा? तो वो सरचार्ज देखो आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो गया वहां पे, बराबर है। जो बैलेंस वाला इनकम है तो कितना परसेंट? 25%, एट द रेट 25%। तो 73 12 500 इंटू 25%, ये होता है 18,29,950।
ये टोटल सरचार्ज हो गया। तो आपको देखो टोटल वहाँ पे सरचार्ज कितना हो जाएगा, प्लस 1,20,000, तो ये हो गया 19 लाख टोटल सरचार्ज। 19,49,950 वहाँ पे आपका टोटल सरचार्ज हो गया। तो टोटल टैक्स के अंदर ये ऐड कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं वहाँ पे इसके अंदर, तो आपका वहाँ पे 85,12,500 हमने ऐड किया, तो आ जाएगा 1,62,62,450। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट कितना परसेंट, 4% वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ प्लस 4%, तो 1,08,80,948। तो इसको राउंड ऑफ करके वहाँ पे हम लोग 950 कर देंगे, ठीक है, 950 हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये वाली पर्टिकुलर दो इनकम से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, उनके ऊपर जो हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज को 15% होगा। अगर मान लो इन दोनों का टोटल मिला करके मान लो ये 60 और ये 50 लैक्स होता, तो 1 करोड़ से क्रॉस कर जाता वहाँ पे, बराबर है। तो उस केस में हम वहाँ पे क्या कर देते, इनके ऊपर जो सरचार्ज हमने 10% से लिया है उसकी जगह कितना परसेंट ले लेते हैं हम लोग, 15% ले लेते हैं। कितना परसेंट लेते हैं, 15%। क्लियर है ये चीज़। तो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है। वहाँ पे अमेंडमेंट के अंदर अमेंडमेंट आया है क्योंकि निर्मला सीतारमण जी की बहुत ही वहाँ पे ज़्यादा बेइज्जती होने लग गई थी कि भाई इन्वेस्टर से वो मार्केट छोड़ के भाग रहे थे। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका मार्जिन रिलीफ। क्या आ जाता है, मार्जिनल रिलीफ वहाँ पे जो आ जाता है। तो मार्जिन रिलीफ जो है बेसिकली, मार्जिन रिलीफ की बात करते हैं हम। व्हाट इज मार्जिन रिलीफ? तो जब कभी भी ऐसा होता है कि जो सरचार्ज कब लगता है, जब 50 लाख से ऊपर वहाँ पे इनकम एक्सीड करता है, हमने ये डिस्कस किया वहाँ पे। लेकिन अगर नॉमिनल इंक्रीमेंट हो रहा है, मार्जिनल रिलीफ वहाँ पे दी जाएगी। देखो आप एक कॉन्सेप्ट समझो, अगर मेरा इनकम 50 लैक्स, एग्जैक्ट 50 लैक्स होता, तो मेरे को कितना टैक्स देना पड़ता? तो मेरे को टैक्स देना पड़ता फर्स्ट 250 नील, नेक्स्ट 250 एट द रेट 5%, 12,500, नेक्स्ट 5 लाख एट द रेट 20%, 1 लाख, और बैलेंस कितना, बैलेंस 40 लैक्स के ऊपर 30%, दैट इज 12 लाख। तो मेरे को टोटल टैक्स कितना देना पड़ता, 13,12,500, 13,12,500, ये मेरे को टोटल टैक्स देना पड़ता। लेकिन अभी देखो मेरा इनकम है ना, इनकम मेरा टोटल इनकम मान लो 50 लाख ना हो करके मेरा टोटल इनकम हो जाता है वहां पे 51 लाख। तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, एडिशन अगर देखा जाए वहां पे, एडिशनल इनकम देखा जाए तो कितना है, एडिशनल इनकम इज ₹1 लाख ओनली। लेकिन इस 1 लाख के इंक्रीमेंट की वजह से अभी आप देखना सिचुएशन क्या होगा। तो हम टैक्स निकालते हैं, टैक्स ऑन एनटीआई, टोटल इनकम के ऊपर हम लोग एनटीआई के ऊपर टैक्स निकाल लेते हैं वहाँ पे, मतलब 51 लैक्स के ऊपर। तो सबसे पहले फर्स्ट 250 के ऊपर तो नील, नेक्स्ट 250 12,500, नेक्स्ट 5 लैक्स एट द रेट कितना, ये 5% एट द रेट 20%, 1 लाख, और बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस वहाँ पे आपका 41 लैक्स के ऊपर कितना परसेंट, एट द रेट कितना परसेंट, 30%, एट द रेट कितना परसेंट, 30%। तो कितना हो जाता है आपका, ये हो जाएगा 12,30,000, करेक्ट ना। और ये टोटल कितना हो जाता है इसका, 13,42,500, बराबर। इतना मेरा वहां पे टैक्स आ गया। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे आपका टोटल इनकम भी तो इंक्रीज हो चुका है, 50 लाख से 50 लाख से एक्सीड हो चुका है वहां पे। इन सच अ केस यहाँ पे आपका सर का चार्ज भी आ जाएगा, सरचार्ज कितना परसेंट, 10%।
तो 1,34,250 वहाँ पे सरचार्ज आ गया, राइट। कितना हो जाएगा आपका 14,76,750 वहाँ पे आपका टैक्स। एक बार जो सेस है उसको साइड में रखो। तो अभी देखो यहाँ पे आपका टोटल इनकम कितना एक्सीड हो रहा है 1 लाख, जबकि टैक्स कितना बढ़ के आ रहा है अराउंड 1,64,000 हो जाएगा। 164 टू 1476,750 माइनस 13,12,500 ये हो जाता है। टैक्स आपका बढ़ के आ रहा है 164,250। 164,250 नाइंसाफी है, बहुत ही नाइंसाफी है सरदार। मेरा इनकम एक्सीड इंक्रीज हो रहा है 1 लाख का और टैक्स इंक्रीज होके आ रहा है 164,250 वहां पे बढ़ करके आ रहा है, अगर आपको दिखे तो, बराबर। तो इस केस में क्या किया जाएगा, इस केस में इसके साथ में नाइंसाफी हो रही है, तो इस नाइंसाफी को दूर करने के लिए इसको रिलीफ दिया जाए। क्या दिया जाएगा? रिलीफ। तो रिलीफ देने के कुछ स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको निकालना है टैक्स ऑन एनटीआई इंक्लूडिंग सरचार्ज, बराबर है। ये अपना स्टेप 1 हो गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? स्टेप 2 निकालोगे आप। स्टेप 2 के अंदर क्या करना है आपको? स्टेप 2 के अंदर आपको वहां पे स्टेप 2 के अंदर टैक्स ऑन ₹50 lakhs, बराबर है, ये वाला, प्लस इसके अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे जो एडिशनल इनकम है। एडिशनल इनकम है वो हम ऐड, भाई मैक्सिमम मैं टैक्स इतना ही ऑफर कर सकता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, 12,500 ये मैक्सिमम टैक्स है। ये मेरा स्टेप 2 हो जाएगा। ये मैक्सिमम टैक्स मैं ऑफर कर सकता हूं कि जो टैक्स बनता है 50 लाख के ऊपर और उसके अंदर ज्यादा वो पूरी जो एडिशनल इनकम है वो पूरी की पूरी आप ले जाओ तो वो ऐड करते तो 14,12,500, तो टैक्स ऑन 50 लाख प्लस क्या हो जाएगा आपका वहां पे? एडिशनल इनकम। ये मेरा स्टेप 2 हो गया, बराबर है। अब सिंपल सी बात है, मैं आराम से वहां पे मार्जिनल लिफ्ट निकाल सकता हूं। तो मार्जिनल लिफ्ट कैसे निकालेंगे? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, बराबर। तो देखो यहां पे स्टेप 1 के अंदर जो हमने निकाला है वो 1476,750 माइनस 14,12,500, ये इतना मैक्सिमम टैक्स दे सकता हूं वहां पे। तो मेरा रिलीफ कितना आ जाएगा, बराबर है। तो ये रिलीफ आ जाएगा वहां पे 1476,750 माइनस 14,12,500, तो ये आ गया 64,250। ये मार्जिन रिलीफ आ गया। मेरा टैक्स पेबल नहीं है, ये मार्जिन रिलीफ आ गया। अब देखो अगर मैं टैक्स पेबल की बात करूं तो टैक्स पेबल कैसे निकालेंगे वहां पे? तो बॉस जो हमने जितना टैक्स बनता था, कितना टैक्स बनता था अपना? स्टेप 1 माइनस मार्जिनल रिलीफ, बराबर। और इन दोनों में ऐड कर देंगे प्लस HEC@4%, हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर देंगे। तो देखो स्टेप 1 के अंदर वहां पे आपका बेसिकली देखा जाए तो ये जो स्टेप 2 है, बराबर, उसके अंदर ही आप वहां पे HEC जोड़ कर निकाल सकते हो। फिर भी हम लोग अगर देखा जाए तो प्रॉपर मैं आपको तरीके से वहां पे बता रहा हूँ कि 1476,750 इतना मेरा टैक्स बनता था, उसमें से 64,250 मैंने रिलीफ दे दिया। क्या दे दिया? रिलीफ, क्योंकि अपने को जब टोटल इनकम निकालेंगे तो स्टेप बाय जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये मैंने रिलीफ दे दिया वहाँ पे। तो कितना वहाँ पे आ जाएगा? तो ये आ गया आपका प्लस HEC@4%, तो ये आ गया आपका 14,12,500। और इसके अंदर मैं HEC अगर ऐड कर देता हूँ तो इसका 4% कितना हो जाता है वहाँ पे? 14,12,500 प्लस 4%। आज मैंने ऐड करने के बाद 4% इसका जो टैक्स का 4% ऑफ 14,12,500, तो ये टोटल आ जाता है टैक्स, फाइनल टैक्स मेरा वहाँ पे पेबल आ जाएगा 14,69,000 मेरा टैक्स पेबल आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को मार्जिन रिलीफ निकालना है। सबसे पहले क्या करना है आपको? जो नेट टोटल इनकम जो आपका बनता है उसके ऊपर नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालना है, वेदर
एज पर स्लैब रेट और जो भी आपका स्पेशल रेट्स है इंक्लूडिंग सरचार्ज। फिर आपको क्या करना है कि वो जो 50 लाख का है बराबर है, अगर नॉमिनल इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपको 50 लाख के ऊपर टैक्स निकालना है, उसके अंदर एडिशनल इनकम ऐड कर दो, फिर स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर देंगे तो आपका मार्जिन रिलीफ आ जाएगा, और उस मार्जिन रिलीफ को स्टेप 1 में से लेस कर देंगे, जो टैक्स बन रहा था उसमें से लेस कर देंगे, उसके अंदर HEC ऐड कर देंगे तो फाइनल टैक्स पेबल आ जाएगा। अब देखो ये तो मैंने आपको बताया कि टोटल इनकम वहां पे नॉमिनल इंक्रीमेंट हो जाता है, तब सर कब कंप्यूट करना है कब नहीं करना है, तो ऐसे बेसिकली बेटा कोई अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते हम लोग। यहां पे क्या होगा आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि नॉमिनल इंक्रीमेंट होता है। अगर आप 55 लैक्स अगर टोटल इनकम देखोगे कि भाई 51 की जगह 55 लैक्स है, तो फिर मार्जिन रिलीफ मिलेगा ही नहीं। फिर मार्जिन रिलीफ देखो एक ऐसा टाइम आएगा जब हम स्टेप 1 में से स्टेप 2 अगर लेस करें और ये अमाउंट जीरो आ जाए, स्टेप 1 में से स्टेप 2 अगर लेस करे, मतलब स्टेप 1 में अंदर 1476 और ये भी सेम अमाउंट है वहां पे, और ये अमाउंट अगर जीरो आ जाए तो रोई को रिलीफ ही किसी बात। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना पड़ेगा कि 51 लाख 50,000 अगर आप 52 लैक्स करोगे तो शायद कोई रिलीफ नहीं मिलेगा वहां पे। इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, आपको ये मार्जिन रिलीफ 50 लाख के ऊपर तो आपको समझ में आ गया, लेकिन मान लो ये टोटल अगर इनकम जो है ये 1 CR होता, कितना होता ये वाला 1 CR 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ कितना 1 लाख बराबर है। तो ये अगर 1 करोड़ 1 लाख होता तो हम क्या करते, पहले हम 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर टैक्स निकाल देते हम लोग नॉर्मली जैसे हमने निकाला है वहां पे, प्लस ये सरचार्ज जो है यहाँ पे हम सरचार्ज में 10% के कितना परसेंट ले लेते 15% ले लेते, क्योंकि टोटल इनकम एक्सीड कर गया है आपका वहां पे 1 CR से। तो इस तरह से स्टेप 1 में आया था। फिर देखो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना था, यहाँ पे क्या करना था, तो इधर तो हमने टैक्स ऑन NTA निकाल दिया, तो टैक्स ऑन 1 करोड़ 1 CR इंक्लूडिंग सरचार्ज एट द रेट 15%। फिर स्टेप 2 के अंदर ध्यान रखना है कि जब स्टेप 2 के अंदर टैक्स ऑन आप 1 CR निकालोगे, टैक्स ऑन कितने के ऊपर 1 CR निकालोगे, तो उस टाइम पे आपको 10% सरचार्ज भी लेना पड़ेगा। जब यहां पे आप टैक्स निकाल रहे होंगे वहां पे 1 CR के ऊपर, तो उसके अंदर फिर आपको क्या करना ऐड पड़ेगा, सरचार्ज भी वहां पे आपको एट द रेट 10%, क्योंकि वो 50 लाख से ऊपर चला गया ना, तो ये चीज ध्यान रखना है वहां पे, भाई इतना ध्यान रखना। और ऐसे बाकी सब आगे सेम है वहां पे, प्लस एडिशनल इनकम ऐड कर दो, स्टेप 1 में स्टेप 2 कर दो तो मार्जिन रिलीफ आ जाएगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन रिलीफ जो आपको ध्यान रखना है बराबर है। इसके बाद में आपका आता है वहां पे सरचार्ज के बाद में आता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इसके अंदर अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2019 का, रिबेट रैबिट अंडर सेक्शन 87A, रैबिट नहीं मतलब रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट जो छोटे लोग होते हैं, छोटे गरीब लोग ज्यादा, मतलब ये बेसिकली लोगों को वहां पे मोटिवेट करने के लिए बराबर है। इंडिया में थोड़ा रिटर्न फाइल करना लोग कम पसंद करते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए कि घबरू नको, मी तुम्हाला पाठीशी आहे ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। और अगर वहां पे आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आपको आपके टैक्स में से रिबेट भी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, रिबेट भी मिलेगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन, और कंडीशन क्या है, सबसे पहले वो असेसी है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। पहली बात तो नॉन रेसिडेंट को ये सुकून नहीं है, और इंडिविजुअल के अलावा HUI पार्टनरशिप हम AOP BOI उनको भी सुकून नहीं है, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है उसका जो टोटल इनकम है NTI वो डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख, मतलब अप टू 5 लाख से तभी ये बेनिफिट मिलेगा। और वो मैक्सिमम रिबेट कितना है 12,500। तो देखो यहाँ पे आप समझो इसको कुछ इस तरीके से, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, दिस इज अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना। और हर जगह टैक्स कंप्यूट करेंगे तो ये तो आएगा ही आएगा वहाँ पे। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A की अगर बात करें वहाँ पे बराबर है, तो इसके अंदर सपोज टोटल इनकम NTA मिस्टर ARP अमित राज पुरोहित जो कि एक रेसिडेंट वहाँ पे इंडिविजुअल है, तो NTI मेरा सपोज मान लेते हैं 4,50,000 मेरा NTI होता है, कितना 4,50,000। तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या मैं एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं, यस आई एम अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। दूसरा मेरा टोटल इनकम क्या अप टू ₹5 लाख है, यस कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस केस में हम लोग वहां पे टैक्स निकालेंगे, तो टैक्स ऑन NTI, टैक्स ऑन NTA। तो देखो पहले फर्स्ट 250 नील, नेक्स्ट
250, तो 250 तो आता ही नहीं क्योंकि अपना टोटल इनकम ही 450 है वहां पे। तो बैलेंस बेसिकली अगर मैं इसको नेक्स्ट ना लिखकर क्या लिखूं वहां पे, बैलेंस रुपीज 2 लाख, और टैक्स का रेट क्या है 5% है। कितना परसेंट है 5%, तो कितना हो जाएगा ये 10,000, बराबर है 10,000 वहां पे टैक्स हो जाएगा। अब देखो ये आपका टैक्स आ गया, बेसिक टैक्स बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बेसिक टैक्स, मतलब बिफोर एचईसी। सरचार्ज तो आएगा ही नहीं, सरचार्ज 50 लाख के ऊपर आता है वहां पे, तो या तो सरचार्ज आएगा या रेबिट आएगा, दोनों साथ में कभी भी नहीं आ सकते। इन दोनों का ऐसा तगड़ा तगड़ा वाला इनका दुश्मनी है वहां पे। तो टैक्स आ गया आपका 10,000। अब यहां पे हम लोग लेस करेंगे रेबिट अंडर सेक्शन 87A। देखो ये मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है रुपीज, कितना है मैक्सिमम रुपीज 12,500। दिस अमेंडमेंट बराबर, मैक्सिमम रुपीज है आपका ये 12,500। कितना है 12,500। और यहां पे आपका 100% टैक्स कितना हो जाएगा, 100% टैक्स है वहां पे 10,000। इन दोनों में से विचेवर इज लोअर, बराबर है। तो इन दैट केस आपका यहाँ पे 10,000 लेस कर देंगे तो फाइनली टैक्स पेबल क्या आ जाएगा, टैक्स पेबल विल बी निल। क्लियर है ये चीज वहां पे। तो कंडीशन देखो, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि मिस्टर एआरपी, वहां पे जो हमने लिखा था मिस्टर एआरपी रेसिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, बराबर। इंडिविजुअल वो रेसिडेंट होना चाहिए, और टोटल इनकम जो है उसका वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 5 लाख से। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, रेसिडेंट, इंडिविजुअल और टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड रुपीज 450, तो मैक्सिमम रुपीज 12,500 का आपको रिबेट मिल जाएगा, बराबर है। तो ये आपको ध्यान देना है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो अमेंडमेंट भी था। ये चीज़ हम तो डिस्कस कर चुके हैं। टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वहाँ पे अलग से निकाल करके उसको टैक्स निकालना पड़ेगा 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल 10%, ये हमने डिस्कस किया है वहाँ पे, ठीक है। ये रेट्स तो इंडिविजुअल एचएफ के लिए। अभी कुछ अलग असेसी जो है अदर देन इंडिविजुअल एचएफ, उनके लिए भी टैक्स रेट्स वहाँ पे अप्लाई हो जाती है। जैसे कि अगर डोमेस्टिक कंपनी, क्या है डोमेस्टिक कंपनी, तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए जो टैक्स रेट है वो आपका 30%, कितना परसेंट 30% फ्लैट रेट है वहां पे। हाँ, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करती है, जैसे कि प्रीवियस ईयर 17-18 के अंदर उसका टर्नओवर वहां पे था अप टू रुपीज 400 CR, अप टू रुपीज कितना 400 CR, तो उसके लिए टैक्स रेट 25% हो जाएगा, बराबर। फॉरेन कंपनी तो उसके लिए टैक्स रेट आपका 40% है। फॉर्म एंड एलएलपी ऑलवेज 30% है। स्पेशल रेट के अलावा, जो स्पेशल रेट तो जो ऊपर मैंने बताया कि भाई 20%, 10% जो भी होता है वो तो लगेगा ही लगेगा वहाँ पे, ठीक है। लोकल अथॉरिटीज है उनके लिए 30% है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है तो फर्स्ट 10,000 के ऊपर 10%, नेक्स्ट 10,000 के ऊपर 20 और बैलेंस है 30%, ठीक है। इनको एक बार देख लेना है वहाँ पे। यहाँ पे सरचार्ज कब लगेगा, तो यहाँ पे टोटल इनकम इन सारे केसेस में अप टू 1 CR है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर टोटल इनकम 1 CR से ज्यादा है बट अप टू 10 CR, अप टू कितना है 10 CR, तो फिर वहां पर डोमेस्टिक कंपनी केस में 7% सरचार्ज लगेगा, फॉरेन कंपनी केस में 2% सरचार्ज लगेगा, फॉर्म एलएलपी केस में 12% सरचार्ज लगेगा, लोकल अथॉरिटी 12% सरचार्ज लगेगा, और वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी केस में भी 12% सरचार्ज लगेगा। अगर टोटल इनकम 10 CR से एक्सीड कर जाता है तो डोमेस्टिक कंपनी केस में 12%, फॉरेन कंपनी केस में 5%, फॉर्म एंड एलएलपी कितना परसेंट 12%, लोकल अथॉरिटी 12%, बाकी सबके केस में 12% वहाँ पर चलेगा, और एचईसी सबके लिए कितना परसेंट है 4% है वहाँ पे, बराबर है। मार्जिनल रिलीफ इधर भी आपका अप्लाई हो जाता है कि नॉमिनल इनकम जो है, नॉमिनल इंक्रीमेंट होता है 1 CR से या 10 CR से, जैसे मार्जिनल रिलीफ हमने ऊपर डिस्कस किया था उसी तरीके। ये देखो ये मार्जिनल निकालने का वहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ केस में लेस 1 CR, कुछ केस में इंडिविजुअल एचयूएफ केस में 50 लाख वहाँ पे आ जाएगा, तो ये अपने को ध्यान रखना है वहाँ पे, बराबर। हेड्स ऑफ इनकम वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पता है वहाँ पे, ये कुछ चीज़ें इसमें से हमने डिस्कस कर ली है। अब कुछ आ जाते हैं, कुछ ऐसी इनकम्स है सेक्शन 115 BBE के अंदर जो टैक्सेबल होती है, सेक्शन 115 BBE के अंदर जो टैक्सेबल होती है इनकम वहाँ पे, वो हम देख लेते हैं कि कौन सी रेट से टैक्सेबल होती है, अलग स्पेशल रेट है उसके लिए, और वो कब टैक्सेबल होगा। जैसे कि आपका इनकम आता है सेक्शन 68 के अंदर अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट। अनएक्सप्लेन क्या, कैश क्रेडिट। भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, चेक करता है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट और देखता है कि भाई मेरे अकाउंट के अंदर कहीं से
कुछ 20 लाख रुपए क्रेडिटेड दिख रहे हैं वहां पे, क्रेडिटेड दिख रहा है, क्रेडिट साइड में एक एंट्री, क्रेडिट साइड में एक एंट्री 20 लाख रुपए, बराबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता है कहाँ से, है सर वो तो दादाजी ने मेरे को बताया कि इधर कुछ पैसे वैसे गड़े हुए हैं, मैंने खड्डा खोदना शुरू किया, निकला तो देखो और इतना बड़ा एकदम सूटकेस बाहर निकल के आ गया और उसके अंदर नए नए करारे करारे नोट थे 20 लाख रुपए, मैंने लेके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। देयर इज नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट माना जाएगा और ऐसा माना जाएगा कहीं ना कहीं आपने 2 नंबर से पैसा कमाया है तो उसको अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट बोलेंगे। और ये कौन से ईयर में टैक्सेबल होता है, इन द ईयर इन विच इट इज क्रेडिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मान लो प्रीवियस 1920 मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर 20 लाख का वहां पे क्रेडिट का एंट्री दिखता है तो प्रीवियस 1920 के अंदर वो टैक्सेबल हो जाएगा। एंड क्या अमाउंट, जो अमाउंट क्रेडिटेड 20 लाख रुपए और इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 78% टैक्स लगेगा। जी हाँ, वो 78% कैसे, तो 60% हो गया टैक्स, तो 20 लाख का 60% कितना हो गया वहां पे, बराबर है 12 लाख, प्लस उस 12 लाख के ऊपर 25% कंपल्सरी सरचार्ज, टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है। तो भाई 20 लाख मेरा क्रेडिट अमाउंट था वहां पे, उसके ऊपर 60% 12 लाख इंटू उसके ऊपर 25, 12 लाख के ऊपर 25% सरचार्ज और इन दोनों के ऊपर वहां पे आपका 4% एचईसी, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो कितना 78% इफेक्टिव रेट से टैक्स वहां पे लग जाएगा। तो अगर मैं सीधा 20 लाख के ऊपर अगर वहां पे 78% निकालूं तो कितना 15,60,000 का मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। इसके सामने कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई लॉस का सेट ऑफ नहीं होगा, कोई किसी तरीके का वहां पे आपका बेनिफिट नहीं होगा, फ्लैट रेट से ये वाला वहां पे कोई बेसिक इनिशियल लिमिट नहीं मिलेगा, बराबर है, फ्लैट रेट से वहां पे टैक्स लग जाएगा। उसके बाद में आता है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स वाले मेरे घर पे आते हैं, मेरा बैलेंस शीट वगैरह चेक करते हैं, कुछ नहीं मिलता, लेकिन साइड में जाके देखते हैं तो वहां पे कुछ शेयर्स वहां पे उनको कहीं पे कोई दिखता है, वहां पे एंट्री वेंट्री कुछ दिखता है वहां पे जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है, वो वहां पे मेरे को वहां पे अनडिस्क्लोज है। वो बेसिकली अनएक्सप्लेन की जगह क्या होना चाहिए था, अनडिस्क्लोज, अनडिस्क्लोज होना चाहिए था वहां पे, बराबर है। और वो जो अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट मैंने डिस्क्लोज ही नहीं किया, मेरा बैलेंस शीट के इन्वेस्टमेंट साइड में कहीं पे दिख ही नहीं रहा है वहां पे, बराबर है, असेट साइड में कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। तो जिस साल में वो इन्वेस्टमेंट किए गए थे, कहीं ना कहीं तो ऐसा रिकॉर्ड होगा ना कि भाई उस साल में इन्वेस्टमेंट किए गए, तो उस साल में वो टैक्सेबल होगा। ये लिखा हुआ इन द ईयर इन विच द इन्वेस्टमेंट वाज मेड, इन्वेस्टमेंट वाज मेड। जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सपोज 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 10 लाख के ऊपर सीधा 78% टैक्स लग जाएगा। उसके अलावा अनएक्सप्लेन मनी, इनकम टैक्स वाला, रेड मूवी तो देखी होगी तुम लोगों ने, इनकम टैक्स वाले मेरे घर पे आ गए, पूरा जमीन खोद डाला, पूरा का पूरा आसमान पूरा का पूरा वहां पे कर दिया, छतें फाड़ डाली, सोफे तोड़ डाले सारे के सारे, और बहुत सारा उन्होंने अनएक्सप्लेन मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल असेट वगैरह उनको मिला। मेरे को पूछा कहाँ से आया है, भगवान का कर्म है, मेरे को तो पता ही नहीं था मेरे घर में इतना सारा माल छुपा हुआ है। अरे कहीं ना कहीं से वो 2 नंबर का मैंने इकट्ठा कर रखा है वहां पे, बराबर है, तो उसके ऊपर भी 70% से टैक्स लगेगा। कौन से प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा, तो इन द प्रीवियस ईयर इन विच मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल इज फाउंड। जो भी वैल्यू उनका निकाला जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू है जो वैल्यूएशन करके उस वैल्यू को वहां पे ले लिया जाएगा और उसके ऊपर 78% टैक्स निकाला जाएगा। इन्वेस्टमेंट पार्टली अनडिस्क्लोज, कुछ इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज थे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, कुछ डिस्क्लोज नहीं थे। तो जो पार्टली अनडिस्क्लोज है, बराबर है, वो जिस साल में वो इन्वेस्टमेंट किए गए थे इन द ईयर इन विच इन्वेस्टमेंट मेड, वो 78% टैक्सेबल हो जाएगा। अनएक्सपेंड एक्सपेंडिचर, बराबर है, मेरी शादी हो रही थी तो मैं बड़े धूमधाम से वहां पे शादी कर रहा था, बॉम्बे के अंदर महालक्ष्मी रेस कोर्ट है, उसको बुक करवाया था, मैं रेस कोर्ट से उसको बुक करवाया था, शाहरुख खान नाचने आया था, अनुष्का शर्मा डांस करने के लिए, तो और भी बड़े बड़े फिल्मी सितारे वहां पे नाचने गाने के लिए आए थे। वहां पे संजीव कपूर खाना बना रहा था, गेस्ट को लाने ले जाने के लिए चार्टर प्लेन वहां पे कर रखा था इंडिया के सारे कोनों से वहां पे, बराबर। पात्रों घटना काल्पनिक, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, अगर संबंध पाया तो मात्र एक सहयोग माना जाए, लेकिन ऐसा मान लेते ऐसा हुआ था वहां पे, बराबर है। बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां पे बुक कर रखी थी, बड़े आलीशान, मतलब ऐसा कोई डिश नहीं है जो लोगों ने वहां पे अवेलेबल नहीं है, हर तरह का खाना, मतलब करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया, करोड़ों। मारवाड़ी आदमी जिंदगी में 2 बार ही खर्चा करता है, घर बनाने में और शादी करने में, करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया वहां पे, बराबर है। अब इनकम टैक्स वाले जाके मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न चेक करते हैं वहां पे, तो उसके अंदर 3 साल के उन्होंने रिटर्न चेक किए, 3-4 साल के, 2,25,550, 2,37,750, 2,68,550, ये मेरी टोटल इनकम मैंने दिखाई हुई है। मतलब कहीं ना कहीं मैंने जो खर्चा कर रखा है मेरी 2 नंबर की इनकम से कर रखा है, इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर।
मेरे को आके पूछा उन्होंने कहाँ से खर्चा किया सारा का सारा, भगवान का करम है, लोगों ने डोनेशन दिया था, वहाँ पे पैसा इकट्ठा हो गया और हमने वहां पे खर्चा कर दिया। तो ये एक्सपेंडिचर, इसको इनकम मान के, क्या मान के इनकम मान करके 78% से इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा इन द ईयर इन विच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, और जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, और अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, बराबर है। अगर कोई कैश का अमाउंट वहां पे बोरो किया गया है या रीपे किया गया है वहां पे, तो जिस साल में वो बोरो या रीपे किया गया उस साल में वो 78% से टैक्सेबल हो जाएगा, अमाउंट बोरोड और रीपेड। तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, दिस इज बेसिकली अनडिस्क्लोज्ड या अनएक्सप्लेन इनकम्स, बराबर है। तो अगर आप खुद से डिक्लेयर कर दोगे तो 78% टैक्स, इसको एक बार आप इग्नोर कर सकते हो, बराबर है। ये पेनल्टी आपके कोर्स में नहीं, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर वहाँ पे कुछ चीज़ें थी, बराबर है। तो ये अपने को वहाँ पे जाननी जरूरी है। टैक्स रेट वगैरह जो भी अमेंडमेंट थे वो सारे अमेंडमेंट भी हमने डिस्कस किए। इसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।